हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की। हमारे देश में देखिए, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी देश के लिए, चाहे वो भारत हो या कोई भी देश हो, उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो दिखाता है कि हाँ, ये कंट्री डेवलप कर रही है, इसका ग्रोथ हो रहा है। तो आज हम भारत के इसी रोड ट्रांसपोर्ट या जितना भी ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें बात करेंगे कि हमने 2000 ये जो पीछे गवर्नमेंट रही है, क्योंकि इस सारे इलेक्शंस आने वाले हैं, कि हमने ट्रांसपोर्ट में कितना डेवलपमेंट किया, क्या क्या चीज़ें हमारे देश में नई बनी। ओके, मेरे वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे। जो पीडीएफ है मेरे इस लेक्चर का, वो हमारी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। यह है मेरा चैनल, यह है हमारा चैनल स्टडी IQ। अगर आप किसी भी तरह के गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। अगर आप इन कोर्सेज के बारे में कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या फिर हमारी साइट पे विजिट कर सकते हैं। और जो PDF है, अब जो छात्र हैं हिंदी मीडियम के, उनके लिए ये PDF हिंदी में भी अवेलेबल होगा। आप फेसबुक पे मुझे फॉलो कर सकते हैं या स्टडी IQ साइट से आपको ये PDF मिल जाएगा। अब देखिए, एग्ज़ाम के हिसाब से इसका क्या रिलेवेंस है। अगर हम UPSC के पर्सपेक्टिव से बात करें तो जो आपका मेंस पेपर 3 है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है, चाहे वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एयरपोर्ट हो या रेलवेज़ हो, उसमें यह टॉपिक आपका कवर हो जाता है। ऑब्जेक्टिव लेवल पे क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड स्कीम्स आई हैं, क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो हैं वो नए बनाए गए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और सब्जेक्टिव लेवल पे कि किस तरीके से क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं और क्या इनिशिएटिव लिए जाने चाहिए ताकि हम ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव कर पाएँ। एक ओवरऑल इम्पैक्ट ग्रोथ को, यानी ग्रोथ जो होती है ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर या किसी एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो यानी देश आगे बढ़ रहा है, उसके बारे में आप लिख सकते हैं। अब देखिए, एग्ज़ाम के हिसाब से ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज रिसेंटली हमने काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ और डेवलप किया है हमारे ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को। कैसे, ये हम इस लेक्चर में आगे डिस्कस करेंगे। और इससे ये दिखता है कि हमारा देश प्रोग्रेस कर रहा है, ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहा है। अगर अब बात हम करें कि किस तरीके से ग्रोथ हुई है ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो हमको पता होना चाहिए कि हाईएस्ट, आज तक की सबसे हाईएस्ट एवर पेस ऑफ कंस्ट्रक्शन, सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके ट्रांसपोर्ट में हुई है। 35,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा नेशनल हाईवेज़ जो हैं वो बनाए गए हैं पिछले 4.5 साल में। अब देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें कि कौन कौन से हाईवेज़ बनाए गए हैं, तो देखिए यहाँ पे आई विल राइट वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवेज बनाए गए हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, जिसको हम KGP भी बोलते हैं। KGP यानी आपका कुंडली गाज़ियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे। ये 6 लेन एक्सप्रेसवे है और ये पास करता है हरियाणा और UP से। उसके बाद आपका वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है, इसको हम KMP भी बोलते हैं। KMP यानी कुंडली मानेसर पलवल, ये भी 6 लेन एक्सप्रेसवे है। तो आप देख सकते हैं ये एक्सप्रेसवेज बनाए गए हैं। उसके बाद आपने धोला सादिया ब्रिज के बारे में सुना होगा। धोला सादिया ब्रिज जो है, इसको भूपेन हजारिका सेतु भी बोलते हैं। ये एक बीम ब्रिज है जो कि कनेक्ट करता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को, असम और अरुणाचल प्रदेश को। उसके बाद चिनैनी नाशरी टनल आपने देखा, जम्मू कश्मीर में बनाई गई है। जो नेशनल हाईवे है आपका 44, उस पर बनाई गई है। नेशनल हाईवे 44 को पहले NH1A बोलते थे, अब नए नाम के हिसाब से NH44 है। वहाँ पे ये चिनैनी नाशरी टनल बनाई गई है, जिसको हम पत्नी टॉप टनल भी बोलते हैं। और ये लॉन्गेस्ट रोड टनल है, इसका लेंथ ऑलमोस्ट 9.28 किलोमीटर है। और ये पहली ऐसी फुली इंटीग्रेटेड टनल कंट्रोल सिस्टम है, यानी ऐसी टनल है जहाँ पे पूरा टनल कंट्रोल सिस्टम फुली इंटीग्रेटेड है इस टनल के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी डेवलपमेंट्स भारत में हुई हैं अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को लेने की। आगे हम बात करते हैं कि इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ की। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं बार बार बता रही हूँ कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर किसी देश का बढ़ रहा है तो मतलब वो ग्रोथ शो कर रहा है कि वो कंट्री डेवलप हो रही है। उसके बाद जिस तरह से हमारे भारतमाला, सागरमाला प्रोग्राम्स हैं, तो इन्होंने जो एफिशिएंसी है ट्रांसपोर्ट की, लैंड हो या वाटर हो, दोनों पे ही बहुत इंक्रीज़ हुई है। और इससे काफ़ी जो प्लेसेस हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट हो रही हैं, चाहे वो प्रोडक्शन मार्केट्स हों, वो एफिशिएंटली एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। और इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है,
है कि रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है हमारा खर्चा, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो रही हैं, जॉब्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो रही हैं, और हम एक तरह का प्रमोट कर रहे हैं रीजनली बैलेंस सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ। जो हमारा सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ है देश का, वो भी इससे इम्प्रूव हो रहा है, यानी इसका बहुत फ़ायदा हो रहा है जो हमारा ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हो रहा है। तो आगे देखिए कनेक्टिविटी विद नेबरिंग कंट्रीज़। अगर नेबरिंग कंट्रीज़ की बात करें तो भी हमारा जो कनेक्शन है उनके साथ वो इंक्रीज़ हो रहा है। देखिए अफ़गानिस्तान पे अगर बात करें, चाहबार या बांग्लादेश की बात करें, या थाईलैंड के साथ बात करें, इनसे हम हाईवेज़ और वाटरवेज़ के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। रोड और सी ट्रांसपोर्ट जो हमारे दोनों नेटवर्क हैं, हम उनको नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ रोड्स और वाटरवेज़ से कनेक्ट करें। देखिए अगर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ तो उसमें सिर्फ रोड नहीं आएगा, आपका रोड्स भी आएंगी, आपके वाटरवेज भी आएंगे, राइट। ताकि हम अपने नेबरिंग कंट्रीज़ की बात करें तो हम दोनों ही तरीके से उनके साथ जुड़ने की कोशिश जो है कर रहे हैं। तो काफ़ी पिछले साल आपने देखा प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ कनेक्टिविटी इंक्रीज़ करने के लिए। अब हम बात करेंगे प्रायोरिटी एरियाज़ डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे क्या हैं। तो प्रायोरिटी एरियाज़ सबसे पहले हमारा रोड जो यूज़र्स हैं उनके लिए उसको ईजी बनाना ताकि वहाँ पे सेफ्टी रहे, क्योंकि आपने देखा अभी सिर्फ भारत में 5% लोगों के पास ही पर्सनल कार्स हैं, लेकिन ट्रैफिक और कंजेशन कितना बढ़ चुका है। तो हमारे प्रायोरिटी एरियाज़ फ़िलहाल रोड सेफ्टी सबसे ज़्यादा है। ये जो कंजेशन ट्रैफिक इतना ज़्यादा है इसको हमने कैसे रिड्यूस करना है। और दूसरा पोल्यूशन, कि पोल्यूशन जो इन गाड़ियों की वजह से या जो हमारा रोड ट्रांसपोर्ट है उसकी वजह से इतना हो रहा है, उसको हमने कैसे इम्प्रूव करना है। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब इंश्योरिंग सेफ्टी ऑन रोड। अब रोड पे हम सेफ्टी की बात कैसे देख सकते हैं, तो देखिए अगर हमने एक्सीडेंट्स को रोकना है तो हमको जो एक्सीडेंट्स ब्लैक स्पॉट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है कि किन एरियाज़ में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। तो क्या वहाँ पे कोई इंजीनियरिंग फॉल्ट है, तो हम वहाँ पे अपना इंजीनियरिंग डिज़ाइंस लगा के उन एरियाज़ को ठीक कर सकते हैं। उसको डिज़ाइन स्टेज पे काफ़ी रिसर्च बूस्ट कर सकते हैं ताकि हमारे इंजीनियर्स वहाँ पे फॉल्ट को रिकॉग्नाइज़ करें और नए डिज़ाइंस जो हैं हाईवेज़ के लिए वो लेके आएँ। फिर हमको कंडक्ट करवाना चाहिए रोड सेफ्टी ऑडिट्स। रोड सेफ्टी ऑडिट से फ़ायदा होगा। और ड्राइवर ट्रेनिंग, या अगर इन केस कोई एक्सीडेंट हो गया तो पोस्ट ट्रॉमा केयर कैसे देनी है। और वहाँ पे इन नेशनल हाईवेज़ पे हमको पोस्ट ट्रॉमा सेंटर्स भी जो हैं वो खोलने चाहिए ताकि रोड सेफ्टी के लिए अवेयरनेस भी हो, लोगों को ये भी पता चले। पहले तो आप डिज़ाइन को देखो कि कोई एक्सीडेंट ना हो, अगर इनकेस एक्सीडेंट हो रहा है तो उसके बाद फर्स्ट एड क्या देना है, इन सेंटर्स के बारे में लोगों को पता हो ताकि वो जो विक्टिम्स हैं एक्सीडेंट के उनको वहाँ लेके जाएं। ओके, अब इसके बाद हमारे पास और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। जैसे पोल्यूशन, मैंने बताया आपको व्हीकल्स की वजह से पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन जो है, एयर क्वालिटी बहुत कम हो गया है। ट्रैफिक कंजेशन की वजह, ट्रैफिक कंजेशन एक अलग से एक इशू है, इसलिए बहुत सारे रिंग रोड्स बनाए जा रहे हैं, एक्सप्रेसवेज बनाए जा रहे हैं, बाईपासेस बनाए जा रहे हैं ताकि रोड ट्रैफिक जो है वो कम हो। उसके बाद देखिए जब ट्रैफिक होता है गाड़ियाँ कितनी देर वहाँ पे खड़ी रहती हैं और फालतू में जो फ्यूल है उसका टोटल वेस्टेज होता है। तो अगर हमारे पास और कनेक्शंस होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा अवेलेबल होगा तो कंजेशन कम होगी और उससे अल्टीमेटली इन्वायरमेंट को भी फ़ायदा ज़रूर होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे MOUs जो है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो भी साइन किए गए हैं ऑस्ट्रियन रोपवे कंपनी डोपलमेयर के साथ। अब रोपवेज क्या है, आपने देखा होगा कि कुछ एरियाज़ जो रूरल एरियाज़ ऐसे आते हैं हमारे जहाँ पे ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो वहाँ पे हम रोपवेज यूज़ कर सकते हैं। यानी आपने देखा होगा हवा में चैनल्स होते हैं और उन चैनल से कैबिन्स चलते हैं, राइट। तो ये रोपवेज इस कंपनी के साथ भी MOU साइन किया है। ये इंडिया को इस तरह के जो टेक्नोलॉजी है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज़ करने में भारत में मदद करेगी। उसके बाद फ्यूल्स, क्योंकि पोल्यूशन को रोकना है तो हमें फ्यूल शिफ्ट भी लाना पड़ेगा। बायोफ्यूल्स पे हम शिफ्ट होने की बात कर रहे हैं, इथेनॉल को यूज़ करने की बात कर रहे हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा वेस्ट टू वेल्थ, क्योंकि जो भी बायोफ्यूल है वो जो नॉर्मली वेस्ट है जिसको हम ऐसे फेंक देते हैं उससे जनरेट किया जा सकता है ताकि हमारे ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स
व्हीकल्स का भी जो चांस है वो इंक्रीज़ हो और उससे इन्वायरमेंट को बहुत फ़ायदा होगा। उसके बाद देखिए फास्ट टैग्स लाए गए हैं। जो टोल होता है कि गाड़ियाँ रुकी रहती हैं, अगर हम मैनुअली टोल लेंगे तो आजकल फास्ट टैग्स शुरू हुए हैं कि हम इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन की, जो रोड से गाड़ियाँ गुजर रही हैं उनसे अगर टोल कलेक्ट करना है तो हम फास्ट टैग्स के थ्रू उनसे जो टोल्स हैं वो कलेक्ट करेंगे। अब देखिए एम्प्लॉयमेंट इससे कैसे इंक्रीज़ होगी। देखिए अगर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी इंक्रीज़ होंगी, लोगों की जो कंडीशन है वो भी इम्प्रूव होगी। अगर रोड सेक्टर की बात करें तो लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी कि कंस्ट्रक्शन रिलेटेड ट्रेड्स कैसे चलती हैं। और उसके बाद जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जैसे सागरमाला हो गया, राइट, इसमें हम मैरी टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज़ कर रहे हैं, हमारे पोर्ट एरियाज़ इंक्रीज़ होंगे, हमारी सर्विस इंडस्ट्री इंक्रीज़ होगी, फिशरीज़ इंक्रीज़ होगी, टूरिज़्म इंक्रीज़ होगा। तो ये सब अल्टीमेटली किसमें मदद करेंगे? एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए, जॉब क्रिएशन को इंक्रीज़ करने के लिए। अब आगे देखिए कि देखिए वाटर रिसोर्सेज और अगर क्लीन वाटर भी हमने मेंटेन करना है तो जो इम्प्लीमेंटेशन है हमारे अराउंड 260 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं इन एरियाज़ में जहाँ पे सिवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर है या इंडस्ट्रियल पोल्यूशन कंट्रोल, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, रिवर फ्लड मैनेजमेंट है। इन प्रोजेक्ट्स में वो करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ये जो हमारे 260 प्रोजेक्ट्स हमने वाटर रिसोर्सेज को लेके हम आए हैं, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज़ करने के लिए लाया है, इनको इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाया जाए। ओके, और देखो कंक्लूजन यहाँ पे यही आएगी कि इंडिया का जो ग्रोथ स्टोरी है वो रुकना नहीं चाहिए कि हमारे पास अच्छा ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हमने रिमोट एरिया, जो हमारे रिमोटेस्ट एरिया हैं जहाँ पे कभी ट्रांसपोर्ट नहीं पहुँच पाया, वहाँ पे भी पहुँचाना है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी हम करें वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो और सोशो इकोनॉमिक जो उसका जो असर है वो एक ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट हो कि जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं लोगों की वो भी इंक्रीज़ हो। तो अल्टीमेटली आप कह सकते हैं कि अगर किसी देश का ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज़ होता है तो उससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी इंक्रीज़ होती हैं, जॉब क्रिएशन होता है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज़ होता है और अल्टीमेटली ये सब चीज़ें हम इन्वायरमेंट को मेन सामने रख के कर रहे हैं कि जो भी टेक्नोलॉजीज़ हम यूज़ करें वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी हों, राइट। इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा ईमेल है, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे या टेलीग्राम चैनल में। थैंक यू।